This transmission is powered by Dalda. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। And Olivia. Olivia, शुक्रिया। है ये तुझी को एजाज फातिमा हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा उठाए खुद खुदा ने तेरे नाज फातिमा उठाए खुद खुदा ने तेरे नाज फातिमा तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा नजरें झुका लो अपनी ऐ मजमए हशर नजरें झुका लो अपनी ऐ मजमए हशर आएगी तेरी खातिर आवाज फातिमा आएगी तेरी खातिर आवाज फातिमा हाकिम तो फीके तौबा उसको न मिल सकी हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी एक बार जिससे हो गई नाराज फातिमा एक बार जिससे हो गई नाराज बहुत ही प्यारा कलाम आरिफ कुरैशी साहब ने पेश किया है कि सुनकर दिल खुश हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद कामरान, और कामरान इस वजह से मेरे साथ है कि तलहा को कोविड हो गया है, उनका कोविड पॉजिटिव आया जिसकी वजह से वो कुछ दिन के लिए अब क्वारंटीन में चले गए हैं और उसके बाद वो इंशाल्लाह फिर से ज्वाइन करेंगे। तो वेलकम टू आवर शो कामरान। थैंक यू वेरी मच एंड आप सबको भी रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर कि इस वक्त तीसरा हो गया रमज़ान का, तीसरा रोज़ा आज, तीसरा रोज़ा आज है, तीसरा रोज़ा हो गया ना तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और वही ना, पता नहीं चल रहा जनाब, और मौसम इतना बिल्कुल अच्छा आपको है। समझ भी नहीं आ रही है कि रोजे गुजरे। आई एम श्योर के भी घर में बहुत सी खवातीन भी मौजूद होंगी और वो इस वक्त अफ्तार की तैयारी कर रही होंगी। और पता है कामरान, वजह यह है कि कराची का मौसम इतना अच्छा आजकल हो रहा है, अभी भी अबर आलूद मौसम है, तो रोजे गुजरने का पता नहीं चल रहा। और दुआ यही की जा रही कि पूरा रमजान इंशाल्लाह ऐसा ही मौसम रहे, गर्मी ज्यादा ना हो, वरना कराची में ठंड बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, हदीस मुबारक का शामिल करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान शरीफ का हर शब
आसमानों पर फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला तो उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में अफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा और इसमें देता बिल्कुल है। दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी बख्श दे, जितने भी हमारे गुनाह हैं उनकी बख्शिश फरमाए और हमें नेक अमाल पे साबित कदम रहने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। और अब हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं बड़ी खबर। मीनार पाकिस्तान फिर सियासत का महवर, कप्तान की पुकार पर पूरी कौम को आज के जलसे का इंतजार। क्या तहरीक इंसाफ तारीख दोहराएगी या नई तारीख बनाएगी, और क्या हुकूमती रुकावटें सुनामी को रोक पाएंगी? रमजान के साथ ही मुनाफाखोर सरगर्म, कराची भर में मनमाने रेट पर फल और सब्जी की फरोख्त। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कराने के लिए गुन तो गा रही है, लेकिन मार्केटों में सरकारी लिस्ट कहीं लगी नजर नहीं आ रही। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 2 दिन में 150 से जायद केसेस रिपोर्ट। सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर, मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई, लेकिन अवाम एहतियात करते नजर नहीं आ रहे और ना ही समाजी फासला यकीनी बना रहे हैं। और शारजा का मैदान, अफगानिस्तान तूफान शाहीन जरा भी संभल ना पाए, पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान के लिए तारीखी फतह और कौमी टीम के लिए बदतरीन हार है। पता नहीं हमारे नौजवान यंगस्टर्स जिनको मौका मिला था खेलने का, ये सीरीज कुछ प्रेशर में आ गए या क्या वजह हुई, परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत बुरे बाबर तरीके से आजम और कल पिटाई रिजवान हुई को है। आई गेस मिस कर रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ बात अब क्रिकेट के हवाले से भी कर लेते हैं नाजरीन। वैसे मुझे एक बात बताएं, जी, कामरान, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तलहा को भी नहीं था, क्या वजह है भाई हमारे नौजवान जो है ना क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आई डोंट नो, इससे पहले होता था, लेकिन जब से ये स्पॉट फिक्सिंग का सीन शुरू हुआ है, जैसे हम इससे पहले WWE देखा करते थे, हमें लगता था कि बिल्कुल ये सही रेसलिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ एक एक्टिंग होती है तो उसके बाद से आपका ना दिल उठ गया है। तो क्रिकेट के हवाले से भी शायद कुछ इस तरह का मेरा है कि स्पॉट फिक्सिंग के बाद में कुछ स्पॉट फिक्सिंग नहीं हो सकती। आई नो नहीं, वो तो ऑफ कोर्स नहीं हो रही होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब एक चीज आपके बारे में सुनने को मिल जाती है ना, एक चीज के बारे में इंप्रेशन उसका खराब हो गया है। इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। आई नो कि आजकल तो खैर मामलात इतने सख्त हो चुके हैं स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कि मुमकिन नहीं है, बट वो एक दिल में वो आ गया मैल और उसके बाद से ना मैंने देखा। लेकिन खैर जनाब, हमें अपने जूनियर्स यंग प्लेयर से बड़ी तवक्कुआत थी, अगर उनको बड़ा बुरा फेंटा लगा है वो शुएब अख्तर वाला, और वो भी अफगानिस्तान से। वो भी अफगानिस्तान इमेजिन दैट कि वो टीम जिसको हमने सिखाया, जिसको क्रिकेट की सीख हमने दी, और उसी से ही हम T20 मैच हार रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज जारी है और पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने 93 रन का हदफ दिया अफगान टीम को और 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हासिल कर ली। और इसी मैच के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेद। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कमेंट चाहूंगा अफगानिस्तान की हार के ऊपर। पाकिस्तान ने जो हारा है ये मैच, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की टीम नौजवानों पर मुश्तमिल थी, रिजवान को और बाबर को मिस कर रहे थे, इसलिए ये मैच हार गए। अच्छा, मैं चाहूंगी इसका जवाब इससे पहले कि मिर्जा साहब आप दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और रमजान की आपको ढेरों मुबारकबाद, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी रमजानुल मुबारक की आमद, और चूंकि अब तीसरा रोज़ा है तो बहुत मुबारक हो। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात की है, एक तो हम पिच को रीड करने में नाकाम रहे। शारजा की पिच आमतौर पर ऐसी होती नहीं है जिस तरह से कल नजर आई कि गेंद रुक कर आ रहा था, स्ट्रोक्स प्ले खासा मुश्किल था,
और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की, पिच को रीड नहीं किया और दूसरे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले खुद बैटिंग कर ली, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम शुरू से ही, क्योंकि हम यहाँ पर PSL जो थे वो फ्लैट विकेट्स पर जो बैट्समैनों के लिए साजगार विकेटें थी, जहां गेंद बल्ले पर आ रहा था वहां खेल कर गए, और जब एक डिफरेंट पिच, एक डिफरेंट कंडीशंस आई तो हमारे बैट्समैन जो हालांकि PSL के अच्छे परफॉर्मर थे वो वहां ढेर हो गए। तो एक तो पिच को रीड करने में गलती हुई, दूसरे ना तजुर्बाकार टीम कुछ ज्यादा ही ना तजुर्बाकार थी। 4 खिलाड़ियों ने अगरचे अपना डेब्यू किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें ना, इफ्तिखार अहमद इतने तजुर्बाकार हैं, उनको नहीं खिलाया। मिडिल ऑर्डर आपकी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस है, और इतने सारे ऑलराउंडर्स आपने पाकिस्तानी टीम में भर लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। हालांकि 120-130 अगर पाकिस्तान कर लेता तो इस पिच पर उनके लिए मुश्किल डाल सकता था। नहीं, अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में हमने ये भी देखा है कि उमर गुल की जानिब, जो कि बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में कम स्कोर के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा कम बैक किया, फाइट बैक किया, ये बहुत खुशाइंद है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर अच्छा कम बैक किया होता तो 27 पे 3 आउट हो चुके थे, उसके बाद आपको वहीं पर उनको निकलने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। तो कम बैक कहाँ से हुआ? मोहम्मद नबी ने सबसे अच्छी बैटिंग की, 38 बरस उनकी उम्र है, वो अफगानिस्तान की टीम में वापस आए हैं, साबिक कप्तान है, 105 T20 इंटरनेशनल मैचेस का उन्हें तजुर्बा था, सबसे सीजन कैंपेनर है। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, तो फिर मुझे लगता है कि शादाब को भी कप्तानी के गुर सीखने में वक्त लगेगा, क्योंकि जब 3 आपने आउट कर लिए थे तो आप उनको पकड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने वो ग्रिप जो है वो लूज की, और मोहम्मद नबी जो थे वो एंड तक खड़े रहे। हमारे बैट्समैन जो थे वो छक्के चौके लगाने की कोशिश में आउट हुए, या फिर डबल माइंड होकर आउट हुए, जैसे अब्दुल्ला शफी, जैसे हमारे बैट्समैन तैयब ताहिर आउट हुए, या उसके अलावा अगर आप देखें आजम खान जिस तरीके से आउट हुए। तो हमारे बैट्समैन जो थे वो उसी तरह से खेल रहे थे जैसे PSL में खेल रहे थे। उन्होंने पिच को ज्यादा समझा, उनका ये होम ग्राउंड है। लेकिन मिर्जा साहब मुझे ये बताएगा, पहले काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, जिसमें जनाब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि हमें रेस्ट नहीं चाहिए, उन्हें फिर भी जबरन बिठा दिया गया, वो खुश नहीं थे। डू यू थिंक कि सीरीज के लिए हमें ये जरूरी था हमारे लिए कि यंगस्टर्स को ट्राई किया जाता? रिजवान की बात कर रहे हैं कि उनको जो बिठाया गया है, क्या उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप हकीकत से देखें तो वो तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों नहीं चाह रहे थे कि वो बैठे रेस्ट करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि जी हम नए खिलाड़ियों को आजमाएं। अब देखें, अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि आज तक वो कभी हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल जीते नहीं। अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कल अफगानिस्तान खुदा न खास्ता जीत जाता है तो फिर वो सीरीज जीत जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? इतने तजर्बात नहीं किए जाते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी की जंग शुरू करा दी थी कि कभी शाहीन आफरीदी का नाम आ रहा था कप्तानी के लिए, कभी एक जमाने में शान मसूद, फिर शादाब खान को कप्तान बना दिया, रिजवान भी उम्मीदवार। तो सर, अब क्या कहेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी कल क्या अपनानी चाहिए कि कल पाकिस्तान जो है वो ये जो अगला T20 है अपने नाम कर ले? देखिए, पाकिस्तान को 1-2 चेंजेस करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हमने खिला दिए थे कल के मैच में। फहीम अशरफ को हमने खिलाया, बैटिंग में वो नाकाम रहे, उन्हें 1 ओवर भी नहीं दिया, तो वो किस ऑलराउंडर कैपेसिटी में कैसे खेले वो? मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद को टीम में अब वापस आना चाहिए, और मोहम्मद नवाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उन्होंने 3 स्पिनर्स अफगानिस्तान ने खिलाए थे, हमने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, तो हमें इस विकेट को देखते हुए स्पिनर को ऐड करना। ठीक है जी, यकीनन आपका मशवरा ये हमारी कौमी टीम तक पहुंच गया होगा, वो देख रहे होंगे, कोई ना कोई तो देख रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मेरा ख्याल है कानून में ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद नाजरीन आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में, तो आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। दुनिया बोल है में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने। बोल के जायके में हमें ज्वाइन करेंगी सैरिश जुहेब। सैरिश, ओवर टू यू। जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जनाब, वेलकम टू बोल के जायके। और इस वक्त हमें शेफ जुबैर मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। जुबैर को लग रहा है काफी गर्मी लग रही है। नहीं, कल मैंने जैकेट पहन ली थी ना, तो मैंने कहा आज शर्ट होना चाहिए। नहीं माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये बताएं कि स्मार्टली आज बनाने क्या वाले हैं आप? आज हम बनाएंगे, एक तो हम बना रहे हैं सबरूसों से चपली कबाब रैप,
ठीक है, जो कि बच्चों में और रमज़ानों में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ आज हम बनाएंगे चिकन का अचारी कोफ्ता, जो कि जिसमें हम कौसर का मसाला इस्तेमाल करेंगे। कौसर का मसाला इस्तेमाल किया जाएगा, ज़बरदस्त। वैसे मैं बताऊं, ख़वातीन के लिए खाना पकाना इतना आसान हो गया है कि क्विकली अगर आपको कोई डिश तैयार करनी है तो मसाला हर तरह का अवेलेबल है। ये कौसर के मसाले बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल, तो इनको आप डालेंगे आज और कोफ्ते बनाएंगे। मैं एक्चुअली जो बनाऊंगा कोफ्ता वो है अचारी मसाले से जो है वो अचारी कोफ्ता बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से फिर सबसे पहले कौन सी डिश बना रहे हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे सबरूसों के चपली कबाब से रैप बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पैन, ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ ममता वहाँ डालडा, माओ का 80 साला एतमाद जो कि इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है, डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें आप अभी बनाने वाले हैं सबरूसो चिकन चपली कबाब का रैप, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, अच्छा सॉस मैंने बना के जो है वो रखा हुआ है पहले से, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये पीटा रैप है, तो मैंने 3 से 4 जो है वो पीटा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके साथ सैलड ली हुई है मेरे पास, और साथ में मैं यहाँ पे शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ में फ्रेश क्रीम भी है। तो इसको हम खोल लेते हैं इस तरह से, और खोलने के बाद ये देखें पैकेट में ये ऑलरेडी, बिल्कुल। और ये आप देख रहे हैं जहाँ पर नाम होगा क्वालिटी का, क्वालिटी कंट्रोल का, तो वहाँ पर सबसे ऊपर बात आएगी सबरोसो की। तो सबरोसो का ये आज ये पैटी है जो कि यूज़ करेंगे, और ये रैप बनेगा जो कि आई थिंक सो बहुत डिलीशियस होगा। ये रही बिल्कुल तैयार है। सिर्फ ये 3, 4, 5 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा सिजलिंग होगा, ठीक है। और ये हम कर देते हैं इसको वापस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है फ्राई। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पीटा ब्रेड, इसको अच्छी तरह से हमने टोस्ट कर लिया है। और टोस्ट करने के बाद अच्छा ये मैंने मेयो सिराचा सॉस बनाया हुआ है, जो कि बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल मेयोनीज़ है और सिराचा सॉस है। इसको इस तरह से हम दो एक साथ बना लेते हैं, ठीक है। सही, दोनों को मैंने टोस्ट किया हुआ है। और अच्छा अफ्तार में इस तरह की चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, रैप्स हो गए, फ्राइड चीज़ें हो गई, फिर उसके अलावा पाकोला मिल्क जो कि माशाल्लाह से बहुत सारे फ्लेवर्स में मौजूद है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि जो पाकोला मिल्क है ये फ्लेवर्ड मिल्क दूध नहीं होते, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पाकोला वाकई में दूध है, और अक्सर हमें दूध से हीक आती है, अक्सर लोग दूध पीना पसंद नहीं करते उसकी बू की वजह से। तो पाकोला ने उनके लिए आसानी कर दी है, ना उबालने का झंझट, ना ठंडा करने का झंझट। पाकोला मिल्क लीजिए और डायरेक्टली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आराम से पी सकते हैं। अफ्तार में तो वैसे बड़ा मज़े का लगता है। तो ये पाकोला मिल्क मेरे बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं, हम लोग घर में ये यूज़ करते हैं। अच्छा ये मैंने इस पर जो है फ्रेश क्रीम शामिल कर दिया, ठीक है। मेयो सिराचे के बाद इसको फटाफट पलट देना चाहिए, वरना ये वैसे ये ऑलरेडी कुक्ड है, तो इसको मेरे ख्याल से ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि इससे नहीं हो पा रहा, हम हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये लें, अच्छा चले ज़बरदस्त। ये जनाब आदि होते हैं बिल्कुल इस तरह से। हमारे लिए, हमारे पास कोई अलग से वो आ जाए ना इस तरह का यूटेंसिल, तो हमसे यूज़ नहीं होता। अच्छा ये लेटस है, ठीक है, ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप ऑप्शनल है, आप इसमें आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन ज़रा इसकी और अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पे काम ही करेंगे हम, ये इस चपली कबाब को ये ऑलरेडी पक चुका है सबरूसो का, जो कि 80% कुक्ड होता है, और इसको मेरे ख्याल से हम ऑफ़ कर देना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा साइड पे, और इस चपली कबाब को मैं इस तरह से हाफ कर लेंगे, सही, ठीक है, ये इस तरह से। और मैं इसको इसी तरह से सर्व करने वाला हूँ, जब भी कोई भी खाए घर पे तो वो उसको इसी तरह उठाए और रैप करके, और आप इजीली जो है वो कंज्यूम कर लें, ठीक है। ज़बरदस्त, ये हो गया रैप तैयार। अच्छा कितना क्विकली बनाएगी आप, ये देखिए कि इसमें बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और टाइम वेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास सबरोसो की पैटी मौजूद थी, जिसकी वजह से जनाब ये फटाफट आपको रेडी होकर मिल गया। और इनकी सारी प्रोडक्ट्स जनाब हलाल हैं, और बाकायदा तकबीर पढ़ने के बाद इनको ज़िबा किया जाता है। और अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं कैसे होता होगा जानवर ज़िबा, लेकिन ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है कि हलाल तरीके से यहाँ पर जानवर को ज़िबा करने के बाद ये सारी प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है। ये थोड़ा सा मैंने गार्निश इसको और कर दिया ऊपर, ठीक है। अब हम बनाएंगे कौसर मसाले से अचारी कोफ्ता। अचारी कोफ्ता तो खट्टे तो नहीं होंगे? हाँ नहीं खट्टे, कि हमने तो इफ्तार में खाने हैं ना, फिर नहीं ठंडे तो नहीं। आजकल गले बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस जो कि चल रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे ये जानना पॉट जो है वो ऑलरेडी हमने प्री हीट कर लिया है, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो चिकन को ऑलरेडी
पीस कर, चूँकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट होता ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 350 ग्राम के करीब चिकन है और प्याज को हमने तकरीबन 50 ग्राम प्याज को लेके ब्राउन कर लिया। और ब्राउन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है ये हरा मसाला, ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जो कि है पुदीना, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ हरा धनिया, ठीक है, और ये मेरे पास है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो मेक श्योर आपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। और ये आ गया मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें अच्छा अचारी या फिर आप टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, कौसर मसाले का, तो उसमें बहुत सारी रेंज है, तो हम कोई सी भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक्का मसाला यूज़ करूँगा, टिक्का बोटी एग्जैक्टली जी। ये जनाब कौसर का टिक्का बोटी मसाला है जो कि बड़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग में भी है, और ये आज यूज़ करेंगे ज़ुबैर, और आप देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया और इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जब हम डिशेस बनाते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा हरा धनिया हरी मिर्च इस्तेमाल करो, थोड़े हरे भरे अदरक मसाले हो, जितनी ज़्यादा तो इस्तेमाल अच्छा करो ना, लगता है। मज़ा आता है फिर उसको खा के। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 खाने का चमचा, ठीक है, इसी तरह से इसमें हम शामिल कर लेंगे। और ये आ गया 1 खाने का चमचा कौसर मसाला जो कि टिक्का बोटी का है। आप अचारी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। तो इसको भी हम कर देंगे साइड पे। अब हमने क्या करना है इस स्टेज पे कि यहाँ पे हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। अच्छा, इसमें कुकिंग ऑयल डलेगा? बिल्कुल डलेगा, मैं डाल वो कुकिंग ऑयल डलेगा, डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, इसकी मिक्सिंग करने के बाद मेरे ख्याल से 3 से 4 चमचा बहुत होगा इसके अंदर। बस बहुत है? हाँ, बहुत है। अच्छा, इस स्टेज पे इसमें हम तैयार करेंगे मसाले। ये मेरे पास है टमाटर और प्याज का पेस्ट, इसको मैंने अच्छी तरह से स्टीम कर लिया था। स्टीम करने के बाद अब इसको हम इस तरह से ऑयल में शामिल कर देंगे, सही, ठीक है। इसकी होगी ज़रा अच्छे से भुनाई। सही। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं इसके हम बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स बनाने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा शैलो फ्राई। सही। एक बार नाज़रीन को फिर से बता दें, ये कीमे कबाब बन रहे हैं, कोफ्ते बन रहे हैं, यहाँ पर ये बीफ के बन रहे हैं? ये चिकन का है। चिकन का है। अच्छा, आप चाहें आप बीफ का भी बना सकते हैं, मटन या फिर लैम्ब, ठीक है। फिश के भी कोफ्ते बनते हैं, बहुत कमाल के बनते हैं। अच्छा, लेकिन फिश का पता नहीं क्यों लोग बनाने से थोड़ा डरते हैं, उन्हें लगता है हीक ना आ जाए। नहीं, उसमें ही खत्म हो जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट, या फिर अगर आप फिश लेके आते हैं तो उसको फिर आप सिरके या नमक के पानी में अच्छी तरह से डिप कर लें तो उसका स्मेल वैसे ही खत्म हो जाता है। तो वो जो फ्राई पैन हमने यूज़ किया था वो हम दोबारा से यहाँ पे रख देता हूँ मैं। मैं यहाँ से ले आता हूँ। अच्छा, ये नॉर्मल सी चीज़ है कुकिंग करते हुए, अगर 2 लोग हों तो आगे पीछे ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो यहाँ पे क्विक हमने क्या करना है कि ये मेरे पास बॉल्स बना के बिल्कुल क्विक हमने, ये देखें इस तरह से आपको बॉल बनाने, जो कि चिकन अचारी कोफ्ते का है, और इसको मैं शामिल कर रहा हूँ पैन में। अच्छा, इसके साथ साथ एक पाकोला मिक्स से मैं ड्रिंक भी बना रहा हूँ, ओहो, यानी कि आज लवाजमात पूरे हैं जनाब। बिल्कुल, जो पैटी रैप और उसके बाद अचारी कोफ्ते और फिर पाकोला मिल्क भी। और पाकोला मिल्क का जो शेक बना रहा हूँ वो है फुल ऑफ आप कह लें प्रोटीन शेक में बना रहा हूँ आज। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, बादाम हैं, और साथ में डेट्स हैं। ओह, बड़ा हैवी हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन ये कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि सहरी में आप कंज्यूम कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस वक्त अगर आप चाहते हैं कि रोज़ा भी ना लगे तो आपने ये 1 गिलास पी लिया तो आप समझे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं तकरीबन 6-8 कोफ्ते बना के सही ये मैं शामिल कर देता हूँ, और इसके वेरी क्विकली क्योंकि 1 गो है हमारा तो फ़ौरन से मुझे चीज़ सारी रैप अप करनी पड़ती है। तो अच्छा, जल्दी मज़े की बात है कि कोफ्ते का शेप भी जो है वो गोल गोल ही बन रहा है। हाँ, ये आपकी प्रैक्टिस है ना? ये तो है। ज़बरदस्त। इसको हम कर देंगे साइड पे। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, वैसे मैं भी ये ट्राई करूँगी, मसाला बड़ा क्विकली बन गया है। अच्छा, ये इसमें एक मज़े की बात ये कि ये मसाला जो है ना वो ऑलरेडी कुक्ड है, इसको मैंने अच्छी तरह से स्टीम किया हुआ है। चले जी, रेसिपी कार्ड भी नाज़रीन को दिखा देते हैं और बता दें आप एक बार फिर से कि इसमें आपने क्या क्या डाला। मैंने इसमें जो है सबसे पहले तो हमने मसाला तैयार करना है अचारी कोफ्ते का। आपने पहले ऑयल शामिल करना है, डालडा कुकिंग ऑयल, और उसके साथ यहाँ पे आप टमाटर और प्याज का पेस्ट जो है अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद आपने पेस्ट बना के इसमें शामिल करना है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये तमाम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सही, जो कि अच्छा, ये ऑयल काफ़ी है इसमें फ्राइंग पैन में? काफ़ी है। अच्छा, कोफ्ते देख लीजिएगा आप, मेक श्योर के
अच्छा, ये वैसे मुझे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो मैं भी दूसरी चमचा दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये आई आप थिंक इसमें से ये निकलेगा तो आप नहीं। फोक से कर लें, ये सबसे अच्छा ज़बरदस्त चलें, चीज़ ठीक है। है, ओके। ये लीजिए। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, सही। हाफ टी स्पून के करीब, और इसी के साथ साथ ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, सही। ठीक है, ये हाफ टी स्पून में शामिल कर रहा हूँ, और ये आ गया धनिया पाउडर हाफ टी स्पून के करीब, हमने ये शामिल कर दिया। और इसी स्टेज पे मेरे पास है ये लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पीस के रखा हुआ था, हमने ये शामिल कर दिया। और इसके साथ ये है मेरे पास दही और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, जिसको मैंने एक साथ फेंट लिया था, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 खाने का चमचा। पहले मुझे आप ये बताइए कि कोफ्ते कैसे टूट नहीं रहे, वरना अक्सर कोफ्ते टूट जाते हैं। वो इसलिए कि एक तो इसकी बाइंडिंग किस तरह से होती है, मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से कल भी मैंने मेंशन किया था, या परसों के शो पे मेंशन किया था, कि जब आप चिकन के पैटी बनाते हैं या कोफ्ते बनाते हैं, नगेट्स बनाते हैं, उसमें एक ब्रेड का स्लाइस आप ऐड कर लें और थोड़ा सा जो है बीफ का रवाज या फिर मटन का रवाज आप ऐड कर लें, उससे आपके कोफ्ते जो है ना प्रॉपर हो जाएंगे, सही, कभी भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, ब्रेड ऐसे ही या फिर उसको दूध में भिगो के आपने दूध कहा में था? भिगो के भी कर सकते हैं या पानी में भिगो लें, ऑप्शनल है। सही। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा मैं कौसर मसाला और भी शामिल कर रहा हूँ, अच्छा, जो कि टिक्का मसाला, ठीक है, ये 1 खाने का चमचा हमने इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ साथ क्या खुशबू है, खुशबू आई है ना आपको? खुशबू आई है। अच्छा, ये मेरे पास मोटी मिर्चें हैं जो कि वॉश करके मैंने रखी हुई, ये फुल भी चटपटा काम हो गया जनाब। और थोड़ा सा जो है इसमें हम ये हरा धनिया भी शामिल कर देंगे जी। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा हम पानी भी ज़रा शामिल कर लें, ताकि अच्छा। मसाला हमारा जलने ना पाए। रोजेदारों के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्या कर रहे हैं आप? और ये देखें, मैं थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये लगने ना पाए, ठीक है, इसको ज़रा, अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने ओके। सॉल्ट शामिल कर अच्छा, दिया कि है। जल ना जाए, देखें, बस ये आप कोफ्ते इसमें शामिल कर दें आप। कर दूं? हाँ बिल्कुल कर दें। ये लीजिए, वेरी क्विक कर दिया आपने? वो बहुत ये इजी रेसिपी है, और आप ये देखें कितना क्विकली ये रेडी हुए हैं। और कलर कोफ्ते। देखिए आप, कलर कितना कितना अच्छा है कमाल का कलर है। वाकई। मैं सोच रही हूँ मैं कल ही ट्राई करूँ। बस इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है ना हमने रखना है चूल्हे पे, और फिर हम प्रोटीन शेक की तरफ बढ़ अच्छा, जाते इसको हैं। थोड़ा सा ढक देना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल ढकना है हमने। अब हम बढ़ेंगे प्रोटीन शेक की तरफ, सही, जो कि पाकुला मिक्स से बनाएंगे, तो उसके पास जबरदस्त। यहाँ पे मेरे पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मैं सही। उठा लेता हूँ ताकि हमारे जी जी, हाँ, आप आराम से उसको उठा दिखा लीजिए। सकें। अच्छा, ये मेरे पास प्रोटीन शेक के लिए काजू मौजूद है, और सही। साथ में मेरे पास एलमंड्स हैं, पिस्ताशियो है, ओहो। बनाना है, और ये हनी। कुछ हनी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और साथ में हम डेट्स यूज़ करेंगे, सही। और डेट्स की मेरे पास सिरप भी है, तो वो भी हम अच्छा, इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्त। तो अब हम काम ही करते हैं कि ब्लेंडर में जी, ये मैं शामिल करूँगा कैश्यू नट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से, बहुत थोड़े से। बहुत हैवी हो जाएगा नहीं तो। हैवी भी हो जाएगा, और फिर प्याज भी इतनी लगने लगेगी कि फिर, हाँ, ये भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आ गया पिस्ता, जी, ठीक है जी, और इसी के साथ ये आ गया बादाम। बादाम, ठीक है। अच्छा, आप चाहें अगर इसकी तासीर आपने ख़त्म करनी है तो आप सही। इसको भिगो के भी रख सकते हैं ओवरनाइट, और फिर आप ब्लेंडर में शामिल कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, सही, ठीक है। ये आ गया हमारा हनी। सही, अच्छा, मेक श्योर जब आप प्रोटीन शेक बनाएं तो उसमें हनी या फिर ब्राउन शुगर इसी तरह की चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। शुगर शामिल कर देंगे जो, तो उसकी तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पाकुला मिल्क में तो ऑलरेडी शुगर होगी ये वाली। बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है। मैं थोड़ा सा इसमें ये एक बनाना और ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। और ये मेरे पास डेट्स हैं, ठीक है, उसके हमने सीड्स निकाल लिए, ये मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। और इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मेरे पास है पाकोला मिल्क, जो कि एलमंड फ्लेवर में है, ठीक है। इसको इस तरह से, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, और उसके बाद ये हो जाएगा ब्लेंड। और ये आप इसका कलर देखें बादाम का, बिल्कुल नेचुरल ऐसा लग रहा है कि सैफरॉन डला हुआ इसमें, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हनी है, ये हनी है डेट्स के, सही, ठीक है, ये मैं थोड़ा शामिल कर रहा हूँ, बस चलिए। बस हमारे पास अब वक्त की शदीद किल्लत होती जा रही है, ये और आ रेसिपीज गया। वैसे हमारी ऑलमोस्ट डन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी देर में एक काम करती हूँ, ये जो हमने अभी कोफ्ते बनाए हैं उनको हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। वो सर्विंग डिश हम उसमें निकाल लेते हैं, वो रखा हुआ। ओके,
ये जनाब बिल्कुल रेडी है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ढक देते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर वो जो ऑयल है वो आ जाएगा तो फिर इसकी शक्ल और प्यारी लगेगी। थोड़ा सा मैं इस डेट की सिरप से जो है ना गिलास से जो है वो गार्निश कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम ये पाकोला का प्रोटीन शेक जो है ये साथ कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये लीजिए, और ये शेक भी जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। झटपट मुझे लग रहा है ये बहुत मीठा होगा और इसकी शुगर है वो हम अपने लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। अगर तो आप कम मीठा पीना चाहते हैं तो फिर आपकी शुगर ये डेट्स का सिरप आप इसको कम कर दें या हनी कम कर दें, बनाना कम कर दें तो ये खुद ही कम हो जाएगा। ये ले, ये हो गया तैयार। ये तीनों रेसिपीज हमारी झटपट मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में हमने ये तमाम रेसिपीज बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसको भी मैं इस तरफ रख आज शेफ़ ज़ुबैर ने हमारी पार्टी यहाँ पे ट्रीट करा दी है तो टीम यकीनन खुश हो रही होगी सब चीज़ें देख के। चलें जी, ठीक है। ये अचारी कोफ्ता हो गया तैयार और साथ में सबरोसो के चिकन चपली कबाब से हमने जो कि पीटर रैप बनाया आप लोगों के लिए, और साथ साथ पाकोला मिक्स से प्रोटीन शेक झटपट तैयार हो गया हमारा, ठीक है। बिल्कुल जनाब। चलें, थोड़ी सी गार्निशिंग मैंने भी कर दी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। जी जी। तो नाज़रीन आपने अंदाज़ा लगाया कि कितनी क्विकली ये सारी हम लोगों ने रेसिपीज़ रेडी की हैं। तो अफ्तार में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से अगर मेहमान आ जाए तो बुरा सा मुँह नहीं बनाना, आपने मुस्कुरा के दिखाना है क्योंकि कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो जनाब ये हमारा ये पीटा जो था पैटी के साथ ये रैप वो भी रेडी है, उसके अलावा पाकोला ड्रिंक भी रेडी है और अचारी कोफ्ते भी रेडी हैं। तो अब ज़ुबैर इजाज़त लेते हैं, हम अफ्तारी में ये सब नोश फरमाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और ये सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा बोल के जायके में मैंने वहाँ पर ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। लोग इस वक्त परेशान हैं कि किस तरीके से अपना ये जो सारा सिलसिला है रोज़मर्रा का खाने पीने का उसको चलाया जाए। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। रमज़ान में तले हुए पकवान रमज़ान दस्तरखान का अहम जुज़्व होते हैं। और अगर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश हो रही हो तो इस्लामाबाद के रहने वाले कामरान ये ज्यादा बेहतर जानते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे कचौरियां, उसकी बिना जो है ना अफ्तार नामुमकिन सी बात है। इस्लामाबाद में अफ्तार की तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं, इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें इस हवाले से बताएंगे। फहद बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ लोग खाने के लिए बेताब हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में कमोबेश 45 मिनट बाकी हैं रोज़ा अफ्तार होने में, और लोगों की अब यही कोशिश है कि बस किसी तरह अफ्तार के लिए सामान ख़रीद कर जो है या अपने दोस्त अहबाब या अपने प्यारों और रिश्तेदारों के साथ जाके रोज़ा इफ्तार करें। इस्लामाबाद में इफ्तार की तैयारियाँ अरूज पर हैं और मार्केटों में रश है, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से इस्लामाबाद में वक्फे से बाराने रहमत बरस रही है, और जिसकी वजह से मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो गया है। मौसम गर्म हो गया था अचानक, लेकिन अब जो है वो सर्दी कुछ वापस आ गई है। तो ऐसे मौसम में कैसे हो सकता है कि वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी जो है गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और जलेबियाँ जो है वो अफ्तार के लिए ना लेकर जाए। कोई भी अफ्तार दस्तरखान जो है वो इन चीज़ों के बगैर अधूरा होता है। तले हुए पकवान एक अहम जुज़्व हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में अगर ज़िक्र किया जाए महंगाई का, तो वो भी बिलाशुबा बड़ी है और लोगों की परचेजिंग पावर भी कुछ कम हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अफ्तार करनी है तो उसमें समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ जो है वो लाजमी है। चाहे तो बात वही हो रही है कि इस वक्त जो है ना खाने पीने की तैयारियां जारी हैं और इस्लामाबाद वाले जो है ना वो अपने मौसम के मुताबिक जो है तैयारियों में मसरूफ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कामरान ये रहमत का आशरा है और किस तरह से रहमत का नुज़ूल भी साथ साथ हो रहा है कि बारिश हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, और कराची में भी आज मौसम खासा अच्छा था, बरालूद रहा था, और ऐसे में दिल तो ये चाह रहा है कि पूरा रमज़ान ऐसा गुजरे। तो बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपने हमें इस्लामाबाद की सिचुएशन से आगाह किया कि इस वक्त इस्लामाबाद क्या मुल्क भर में तमाम शहरों में ही कि रोज़े से कुछ घंटे पहले हम देखते हैं कि रश बढ़ जाता है समोसों पकौड़ों की दुकानों पर, वैरायटी होनी चाहिए दस्तरखान पर। लेकिन
आलिम के बोल में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। वो हमें ये बताएंगे आज कि आया हमें इतना खाना चाहिए रोज़ों में, हमारा इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है कि हमें कितना खाना है, कहाँ पर हमें कंट्रोल करना है। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुझे इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन रहमतों और बरकतों का महीना है और पहला अशरा जो होता है वो रहमतों का अशरा कहलाता है, और जो बेटियां होती हैं वो बाप के लिए रहमत ही होती हैं। और आज का दिन ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत थी, उनकी बेटी, उनकी विसाल का दिन है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ हमें इस हवाले से बताएँ। नहमदुन व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जैसे यहाँ बात हो रही थी खाने पीने की, तो रमज़ान बुनियादी तौर पर खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि भूखा और प्यासा रहने का महीना है। और जो रिस्क आपको मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको खाएं। और इस हाल में जब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा तो हमें गरीबों का ख्याल करना चाहिए। जहाँ तक आपने रहमत के अशरे की बात की, तो ये रहमतों बरकतों का अशरा है। इसमें हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर दुआएं करनी है। आगाज़ रमज़ान है तो आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी नेकियों में कमी नहीं आनी चाहिए, इजाफा होना चाहिए। आज आपने बात की है सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, ज़क्किया, मुज़क्किया, मोमिना, मुहैमिना, हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा। कायनात की सारी माएँ और मेरी माँ, उनकी इज़्ज़त और अज़मत पर क़ुरबान। वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हैं कि जो पैदा हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी आगोश में लिया, जिन्होंने नबुव्वत के घर में परवान चढ़ा। और फिर आप ज़रा देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बाब में क्या कहते हैं, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरी जान है। और आका अलैहिस्सलाम सैयदा, तय्यबा, ताहिरा की बाबत जो बात इरशाद फरमाते हैं वो क्या है, आप ज़रा देखिए कि जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, और जिसने मुझे राज़ी किया उसने रब को राज़ी किया। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे और रब को नाराज़ किया। यानी फ़ातिमा की रज़ा में रब की रज़ा और फ़ातिमा की नाराज़गी में रब की नाराज़गी है। और मैं आगे बढ़ते हुए ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये अनोखी कायनात की वो बेटी हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की शहज़ादी हैं कि जब जब ये हुजूर के पास आती, अबू दाऊद में हदीस है कि कई मरतबा भी दिन में अगर हुजूर की बारगाह में आती तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी शहजादी को मिलते, उनके हाथों पर बोसा देते, और एक रिवायत में पेशानी पर बोसा देकर नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर बिठाते। और नाजरीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज दुनिया को और ख़ास तौर पर हम ख़वातीन को यह दर्स देना चाहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी को ज़रा देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो प्यार किया। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने से बाहर जाते तो आखिर में सैयदा फ़ातिमा को मिलते, और जब मदीने में वापस पलट के आते सफ़र से तो सबसे पहले जिस दरवाजे पर जाते वो दरवाज़ा सैयदा ज़हरा पाक का था। तो आज सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उनसे अपना ताल्लुक इस बाब में रखना है कि उन पर हम दुरूद भी पढ़ें, सलाम भी पढ़ें, घराना नबुव्वत के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी माओ, हमारी बहनों, मुल्क भर की ख़वातीन, आलम इस्लाम की ख़वातीन को रोल मॉडल के तौर पर सैयदा ज़हरा पाक को सामने रखना है। अगर हम रखेंगे तो सैयदा कौन है, बस आखिरी बात मैं करने लगा हूँ कि मेहरो माँ ने कभी आपके दुपट्टे को नहीं देखा। जब आपका विसाल हुआ आपने वसीयत की कि मैंने हमेशा अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, मैं उसमें कामयाब हुई या नहीं हुई, ज़ाहिर है ये उनकी आजिज़ी है। लेकिन सैयदा ज़हरा पाक ने ये वसीयत की, रात के अंधेरे में मुझे कब्र में उतारा जाए ताकि मेरे जनाजे की चारपाई पर भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़ने पाए। तो आज मैं ये नाजरीन कहना चाहता हूँ कि हम इंडियन अदाकाराओं को और अदाकाराओं को रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं। खुदा का वास्ता आप घराना नबुव्वत की ख़वातीन, उम्महातुल मोमिनीन नबी अलैहिस्सलाम की दीगर शहज़ादियाँ, और सबसे बढ़कर सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, ज़क्किया, हज़रत सैयदा ज़हरा पाक, वो जिनकी इज्जत पर, जिनकी असमत पर कुरान शाहिद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा में वो शामिल, इन्ना आतैना कल कौसर जिनकी असमत बयान कर रही है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में जो कराबतदार है उनकी मोहब्बत जो हमसे मांगी गई वो सैयदा ज़हरा है। और
कुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम में सैयदा ज़हरा पाक शामिल है। और चलते चलते ये बात मैं कर दूं कि सैयदा ज़हरा पाक नबी अलैहिस्सलाम के पास गई कि मेरे हाथों पर काम कर करके घर के ये छाले पड़ जाते हैं, मुझे भी कोई गुलाम कोई लौंडी अता कर दीजिए। चूंकि आए थे बाहर से, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा यह असहाब सुफ़ा को दूंगा, सैयदा मैं तुझे तस्बीह देता हूं। वो तस्बीह दी। आज हमें चाहिए कि जब सैयदा का जिक्र करते हैं तो तस्बीह फातिमा को भी पढ़े, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। ये तस्बीह जो सैयदा ज़हरा की अल्लाह अकबर, ये हमें पढ़नी चाहिए। और हमारे घरों में ख़वातीन को सैयदा ज़हरा पाक को रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए कि किस तरह आपने हसनैन करीमैन की, सैयदा ज़ैनब की तरबियत की, अपने बच्चों के साथ क्या ताल्लुक़ रखा, शोहर के साथ हज़रत मौला कुल सैयदना अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजुल करीम के साथ क्या ताल्लुक़ रहा, और सबसे बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम उनके वालिद उनके साथ क्या ताल्लुक़ रहा, अपनी बहनों के साथ उन्होंने क्या ताल्लुक़ रखा। जब हम इन चीज़ों को पेश नज़र रखेंगे और ख़ास तौर पर मेरी सुनने वाली माएँ बहनें इसको सामने रखेंगी तो सैयदा तैयबा ताहिरा के नक्शे कदम पर चलकर वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब, दुनिया में भी सरदार सैयदा फातिमा है और कल क़यामत के दिन भी जन्नती औरतों की सरदार सैयदा ज़हरा पाक बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आजकल के दौर से आप ये तकाबुल करें। बिल्कुल ये वो लोग हैं, वो हस्तियां जिनके पैरों की खाक के भी बराबर नहीं है हम, लेकिन आज के इस दौर में अगर हम तकाबुल करें, हम कहाँ पीछे रह गए हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उस ट्रैक से हट गए हैं? और आप ये समझते हैं कि इसमें की सबसे बड़ी वजह ये है, ये जड़ है, अगर इसको ठीक किया जाए तो हम इंशाअल्लाह सही रास्ते पर होंगे। जब बुराइयां आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली जाती हैं कि दिल स्याह पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना है, वो बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम की शहज़ादी है। मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका मुकाबला कायनात में कोई नहीं कर सकता। आपने जैसे कहा कि हम उनके पाँव की धूल, मैं कहता हूँ पाँव की धूल तो बहुत बड़ी बात, उस धूल के एक जर्रे पर सारी कायनात को कुर्बान किया जा सकता है। मसला यह है कि सैयदा सारी रात सजदे में रखती, सुबह जब सर उठाती तो एक तो ये कहती कि अल्लाह तेरी इबादत का हक नहीं अदा हुआ, और कभी कभी ये कहती कि अल्लाह तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे नबी की बेटी का एक सजदा पूरा नहीं हो रहा। अपने शौहर के हुकूक के बाब में, अपने घर के ख्याल के बाब में आज हमारी औरत को चाहिए कि वो जहाँ जहाँ है वो तमाम हुकूक अदा करे। अगर उसका शौहर है तो शौहर के साथ उस तरह से पेश आए कि वो उसे शौहर जाने और समझे। बच्चों के साथ उस तरह से पेश आए जिस तरह के जनाबे सैयदा ज़हरा पेश आई। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। ज़रा देखिए रसूल अकरम ने अपने बच्चों के साथ क्या सलूक किया। माँ बाप का यह हक़ है कि सबसे पहले बच्चों के अच्छे नाम रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने कासिम, इब्राहीम, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद ये नाम बच्चों के रखें, और हुक्म बताया है कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम रखो। नाम अच्छे रखें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उनके लिए तालीम का बेहतर इंतज़ाम करें, उनकी तरबियत में कोई कमी ना करें। और सबसे बढ़कर जो आपने कहा कि खराबी का है, खराबी यह है कि जब हम बच्चों को हलाल छोड़ के हराम खिलाएंगे, 2 नंबरी करप्शन और हर तरह की लूट कुसूट का पैसा ला के बच्चों को खिलाएंगे, और फिर कहेंगे कि बच्चे जनाबे हसनैन के नक्शे कदम पर चले, तो फिर वो हसनैन के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, वो यजीद के तरीके पर चलेंगे। जब बच्चों को हम हक हलाल का कमा के खिलाएंगे तो फिर बच्चे हसनैन के तरीके पर चलेंगे। ये भी आती है कि हम लोगों के दरमियान जो सही चीज़ में और गलत चीज़ के अंदर तकाबुली जो जायज़ा है वो ख़त्म हो गया। हम सही को सही और गलत को गलत समझते ही नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत है भी तो उसको भी हम सही समझ के पेश कर रहे हैं और उसी को ही हम अपनाए हुए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। आजकल लोगों को चूंकि गुनाह कर करके दिल स्याह पड़ गए, वो अपनी गलती पर इस तरह से डटते हैं, वो कहते हैं हम हक पर है। यानी वो हराम कमा के उससे सदके और खैरात दे रहे होते हैं, वो हराम कमा के 2 नंबरी करके हज और उम्रे अदा कर रहे होते हैं, वो हराम कमा के रमजान में लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि वो किसी का हक गसब कर रहे होते हैं, वो जुल्म कर रहे होते हैं, जिससे हमें इस्लाम ने, कुरान ने, नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना किया है। जरूरत इस अमर की है कि हम तवज्जो करें अपने अमाल पर। रमजान किस बात का दर्स देता है कि मन कामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। तो हमें अपना मुहासबा करते हुए
अपने रमज़ान के रोज़ों को गुजारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें नेकियां कमानी है तो पहले अपने आप को बदलें, फिर दूसरों को बदलने की कोशिश बहुत करें। शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविज़न को। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। और बिल्कुल हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इफ्तार के वक्त जब आप बैठें नमाज पढ़ें उसके बाद, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे और कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।